ओके बच्चों, तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में और वीक बेस के बारे में। अभी तक हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी बेस की कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है, और उनके यूजेस के बारे में जाना था कि अब बेस वगैरह कहाँ यूज़ होता है। अब हम जानने वाले हैं, जैसे कि हमने एसिड के बारे में जाना था कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, वीक एसिड क्या होते हैं। अब हम बात करने वाले हैं स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में। स्ट्रॉन्ग बेस, अ बेस विच इज़ कम्प्लीटली आयनाइज्ड इन वाटर एंड प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस। देखो बच्चों, एसिड की हम बात करते थे तो उसमें एच पॉजिटिव आयंस की बात करते थे कि जब अमाउंट ऑफ एच पॉजिटिव आयंस किसी भी सॉल्यूशन में ज़्यादा होता था, वाटर में ज़्यादा होता था, तो हम बताते थे कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयंस हैं। अगर वो वाटर में कम्प्लीटली आयनाइज्ड हो जाएंगे, अमाउंट उनका ज़्यादा होगा ओ एच नेगेटिव आयंस का, तो हम समझ जाएंगे कि ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। तो मैंने वही आपको बताया कि बेस विच इज़ कम्प्लीटली आयनाइज्ड इन वाटर, एक बेस जो कम्प्लीटली आयनाइज्ड हो जाता है वाटर में, और वो क्या देता है, वो प्रोड्यूस करता है लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस। किसको? हाइड्रोक्साइड आयंस को प्रोड्यूस करता है। जब आयनाइज्ड होके तो सबसे ज़्यादा अमाउंट होता है ओ एच नेगेटिव आयंस में, ओ एच नेगेटिव आयंस का अमाउंट ज़्यादा होता है इस वाटर में। जब आयनाइज्ड हो जाता है बेस तो वो कहलाता है स्ट्रॉन्ग बेस। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको लिखवाए हैं NaOH और KOH, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये आपके स्ट्रॉन्ग बेस में आते हैं। अब हम बात करते हैं वीक बेस की। अ बेस विच इज़ पार्शली आयनाइज्ड इन वाटर, यानी कि ये कम्प्लीटली आयनाइज्ड हो रहे थे स्ट्रॉन्ग बेस में, और वीक बेस में क्या हो रहा है, ये पार्शली मतलब आंशिक हो रहे हैं, मतलब बहुत कम हो रहे हैं, फुल्ली यानी कम्प्लीटली आयनाइज्ड नहीं हो रहे हैं। तो इस प्रकार ये प्रोड्यूस करेंगे स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस, यानी OH नेगेटिव आयंस को। तो आपने क्या देखा कि स्ट्रॉन्ग बेस में अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस का ज़्यादा हो रहा था। क्यों ज़्यादा हो रहा था? क्योंकि वहाँ पर बेस जो हो रहा था कम्प्लीटली आयनाइज्ड हो रहा था वाटर में, और वीक बेस में क्या हो रहा है, ये पार्शली आयनाइज्ड हो रहा है वाटर में। तो जब पार्शली आयनाइज्ड होगा, यानी कि बहुत थोड़ा ही आयनाइज्ड होगा वाटर में, तो फिर अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस जो हैं वो भी कम होंगे, और उसकी वजह से ये क्या कहलाएगा, वीक बेस कहलाएगा आपका। तो उसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं? अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस। अब हम बात करते हैं pH स्केल्स के बारे में। ये तो हमारी एसिड और बेस की कहानी यहाँ पे ख़त्म होती है। बात करते हैं हम pH स्केल के बारे में, ठीक है। सॉल्ट हम इसके बाद पढ़ेंगे, pH स्केल को पढ़ने के बाद। तो अब हम जानते हैं कि pH स्केल क्या है। द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस इज़ मेजर्ड ऑन ए स्केल ऑफ नंबर्स कॉल्ड द pH स्केल्स। एक बच्चों स्केल आती है, pH स्केल जिसे बोला जाता है, उस पर नंबर होते हैं 0 to 14, 0 से लेकर 14 तक उसमें नंबरिंग होती है, और 0 to 7 तक हम एसिड को काउंट करते हैं, और 7 से 14 तक हम बेस को काउंट करते हैं, और जो 7 होता है उस पॉइंट को न्यूट्रलाइज पॉइंट कहा जाता है। तो बच्चों, अगर हम pH स्केल से मेजर करते हैं कि एक एसिड या फिर एक बेस की स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ का मतलब ताकत क्या है, पावर क्या है। भाई देखो, आपने देखा होगा कि कोई भी चीज़ की अपनी एक स्ट्रेंथ होती है और एक वीकनेस होती है किसी भी सॉल्यूशन की। तो हम यहाँ पे मेज़र करके यही निकालेंगे pH स्केल से कि वो आपकी उसकी स्ट्रेंथ क्या है एसिड की और बेस की, यानी वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या फिर वीक एसिड है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड है तो आप उसमें हम ये देखेंगे क्या कि pH ऑफ अ सॉल्यूशन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन इट।
इसमें यानी pH बराबर में क्या होगा, pH इक्वस टू होगा 1 अपॉन में H पॉजिटिव आइंस। अब बच्चों H पॉजिटिव, तो देखिए बच्चों यहाँ पर मैंने pH स्केल बना रखा है। तो pH स्केल कुछ इस तरीके का स्केल होता है जिस पे इस तरह की नंबरिंग होती है 0 to 14 तक। तो अब बच्चों हम ये देखेंगे कि जो ये न्यूट्रल पॉइंट होता है 7 पर होता है। तो 7 से आपका जब हम इधर की तरफ आएंगे, ठीक है, यानी कि ये आपका राइट है और ये आपका लेफ़्ट है, राइट से लेफ़्ट की तरफ आएंगे तो ये मोर एसिडिक होगा। और इसमें हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएंगे 7 से 14, यानी लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो ये मोर बेसिक होगा। तो मोर एसिडिक का मतलब क्या हो गया कि अगर मैं 0 से 3 और 4 के बीच की पॉइंट की बात करूं तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और ये 3 से और 4 के बीच का से लेकर और 7 तक की बात करूं तो ये वीक एसिड होगा। ठीक ऐसे ही जब हम 7 से 10 और 11 के बीच की बात करेंगे तो ये वीक बेस होगा, और जब हम 10 से 11 के बीच के पॉइंट से लेकर और 14 तक की बात करेंगे तो ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हो जो pH वैल्यूज़ एसिड की आपकी जब राइट से लेफ़्ट की तरफ जा रहे हैं तो आपकी बढ़ रही है, और जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो मोर बेसिक हो रहा है। ये इसकी बेसिक वैल्यू बढ़ रही है, यानी कि एल्कलाइन वैल्यू बढ़ रही है और इसकी एसिडिक वैल्यू बढ़ रही है। तो इस तरीके से आप देख रहे हो ना कि वैल्यू जितनी कम है उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। मैंने वही चीज़ आपको पहले ही बता रहा था कि जब आपकी वैल्यू किसी भी एसिड की 1 है, 2 है, ठीक है, 0 है, तो ये मोर एसिडिक है, यानी कि स्ट्रॉन्ग है ये। और जैसे ही आप वीक बेस की तरफ बढ़ोगे तो 4 से जब आगे तरफ बढ़ती चली जाएगी यानी 7 के नज़दीक होगी तो फिर इसका नेचर जो है वो वीक एसिड की तरफ बढ़ेगा, और 7 से जब हम आगे बात करेंगे तो फिर बेस नेचर हो जाएगा इसका, और बेस 7 to 10 तक आपका वीक बेस रहेगा, उसके बाद फिर स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं, अब तो आप समझ गए होंगे कि pH वैल्यूज़ किस तरीके से हम एसिडिक और बेसिक की निकालते हैं, किस तरीके से हम ये पता करते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस है। अब हम बात करते हैं pH वैल्यू ऑफ कॉमन सब्सटेंसेस। कुछ ऐसे सब्सटेंसेस, कुछ पदार्थ हैं जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं और उनकी हम pH वैल्यू देखते हैं, हमें पता भी होनी चाहिए इनकी pH वैल्यू के बारे में। तो इधर मैंने एक तरफ सॉल्यूशन डाला है, दूसरी तरफ उसकी pH वैल्यू। जैसे कि कॉन्सनट्रेटेड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसकी कॉन्सनट्रेटेड वाले की 0 होती है और डाइल्यूट वाले HCl की आपकी 1 होती है pH वैल्यू। गैस्ट्रिक जूस की 1.4 होती है, लेमन जूस की 2.5 होती है, विनेगर की 4.0 होती है। अब आप यहाँ पे ये देख रहे हो कि 0, 1, 1.4, 2.5, ये कहते कि सारे के सारे जो एसिड हैं वो कहते हैं स्ट्रॉन्ग हैं। फिर जैसे हम विनेगर की बात करते हैं तो अब ये वीक एसिड आ गया है ये, ठीक है। विनेगर का मैंने आपको बताया भी था, एग्जाम्पल भी लिखाया था, इसको एसिडिक एसिड भी कहते हैं, CH3COH, और आपको मैंने वहाँ बताया था कि ये कैसा एसिड है, वीक एसिड है। फिर बात करते हैं टोमेटो जूस की, तो 4.1 इसकी pH वैल्यू होती है, कॉफ़ी की 5.0 होती है, सॉफ्ट ड्रिंक की 6.0 होती है और मिल्क की 6.5। इसीलिए मिल्क जो होता है वो आपका वीक एसिड होता है। फिर प्योर वाटर की 7 होती है, यानी कि न्यूट्रलाइज होता है ये, ना तो आपकी इसका एसिडिक होता है ना ही इसका क्या नाम है बेसिक होता है, ये न्यूट्रलाइज होता है। फिर हम बात करते हैं सलाइवा, बिफोर मील्स 7.4 होता है, यानी कि बेसिक होता है इसका नेचर। और सलाइवा क्या होता है, लार जो होती है ना हमारे मुंह से जो थूक निकलता है, लार जो होती है उसे सलाइवा कहते हैं। ये खाना खाने से पहले आपका 7.4 होता है, यानी बेसिक होता है, एल्कलाइन नेचर होता है, और आफ्टर मील खाना खाने के बाद 5.8 होता है, यानी कि एसिडिक नेचर का होता है।
ब्लड का पीएच 7.4 होता है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो आपको याद होना चाहिए बिल्कुल। ब्लड का पीएच 7.4 होता है, एक्स का 7.8 होता है। अब बात करते हैं टूथपेस्ट की। टूथपेस्ट का 8.0 होता है, यानी कि 8.0 का मतलब यहाँ पे हो गया, ये कैसा है, वीक बेस होगा। बेकिंग सोडा 8.5 होगा, ये भी आपका वीक बेस में आएगा। और वॉशिंग सोडा 9.0 होता है, ये भी आपका वीक बेस में आएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10.5, यानी कि ये अब आपका यहाँ होगा, यहाँ से आपका स्ट्रॉन्ग बेस शुरू हो जाता है 10.5। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का मैंने एक यूज़ भी बताया था कि जब भी एसिडिटी हो जाती है तो एज ए एंटासिड यूज़ करते हैं इसे हम, ठीक है, किसको, एसिडिटी को रिमूव करने के लिए। चलिए जी, अब बात करते हैं हम डाइल्यूट NaOH की, सोडियम हाइड्रोक्साइड की। तो ये 13 होता है और कॉन्सेंट्रेटेड NaOH का 14 होता है। तो इस तरीके से ये कुछ कॉमन सब्सटेंसेस की pH वैल्यू मैंने आपको बता दी। तो ये आपको सारी टेबल्स याद करनी है, ठीक है, एग्ज़ाम पॉइंट से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ आपका सॉल्ट के बारे में। अभी तक हमने एसिड पढ़ लिया है, बेस को समझ लिया है क्या था। अब हम करने जा रहे हैं सॉल्ट के बारे में कि सॉल्ट क्या है। एक्चुअली ये पूरा चैप्टर जो है इन तीनों चीज़ों पे बेस्ड है। एसिड क्या, बेस क्या है और सॉल्ट क्या है, इन तीनों के बारे में बता रखा है। बस पूरे चैप्टर में इन 3 टॉपिक के अलावा और कुछ नहीं है। कहाँ इसका यूज़ होता है, क्या, सब कुछ इसमें बता रखा है। तो आइए अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ सॉल्ट के बारे में। तो आइए समझते हैं हम सॉल्ट को। अ सॉल्ट इज़ अ कंपाउंड formed from an acid by the replacement of the hydrogen in the acid by a metal। जब भी सॉल्ट क्या एक कंपाउंड है जो किससे बनता है, एक एसिड से बनता है, ठीक है, बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन। और वो हाइड्रोजन को क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है इन द एसिड में, किसके द्वारा, एक मेटल के द्वारा, ठीक है जी। देयर आर मैनी टाइप सॉल्ट नॉट ओनली रिफर टू सोडियम क्लोराइड। वैसे हमने अधिकतर पढ़ा है सोडियम क्लोराइड के बारे में कि सोडियम क्लोराइड ही सॉल्ट होता है, बिल्कुल सॉल्ट है वो, ठीक है। सोडियम क्लोराइड सॉल्ट है जिसको हम अपने घरों में, खानों में, खाने वगैरह में यूज़ करते हैं। बट उसके अलावा भी इन स्पाइट ऑफ NaCl, ठीक है, देयर आर मैनी सॉल्ट्स। एग्जाम्पल्स, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, कॉपर सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, आयरन सल्फेट एसेट्रा, ये सभी क्या हैं, ये सभी भी सॉल्ट हैं। तो अभी तक हम यही समझते थे कि NaCl ही सॉल्ट है, लेकिन नहीं बच्चों, NaCl के अलावा ये सारे सॉल्ट भी आपके सॉल्ट हैं, ठीक है, ये सॉल्ट में आते हैं आपके। तो ये कैटेगरी है, जैसे मैंने बताया थे एसिड, बेस। तो एसिड में मैंने बताया था कि वीक एसिड भी होते हैं और स्ट्रॉन्ग एसिड भी होते हैं। कुछ एसिड ऐसे भी मैंने आपको बताए थे जो हम फूड रिसोर्सेज में यूज़ करते हैं, जैसे कि आपके फ्रूट्स में पाया जाता है, हमारे ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है HCl, वो भी आपका कैसा एसिड ही तो है। ऐसे ही हमने बेस बताया था आपको किस तरीके से एज ए एंटासिड यूज़ करते हैं बेस को जब एसिडिटी बढ़ जाती है तब। तो हम जितनी भी अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं एसिड, बेस और सॉल्ट को ही यूज़ कर रहे हैं। तो जो मेडिसिन्स वगैरह में आपने देखा होगा वो सॉल्ट को ही हम यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं कि सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेसिस। सॉल्ट्स कब बनते हैं, जब एसिड के साथ बेस के साथ रिएक्ट करता है। जैसे एग्जांपल मैं एक आपको पहले भी बता चुका हूँ और एक बार दोबारा समझा दे रहा हूँ कि हमने एसिड ले लिया HCl, प्लस में NaOH ले लिया हमने बेस, ठीक है बच्चों। एसिड लिया हमने HCl, अब बेस लिया हमने NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अब आपका ये बन जाता है क्या, Na इसका पॉजिटिव आइंस, ये नेगेटिव आइंस, इसका ये पॉजिटिव आइन, ये नेगेटिव आइंस। तो पॉजिटिव नेगेटिव वाले के साथ जाएगा और पॉजिटिव नेगेटिव ये इनके साथ जाएगा तभी। तो बच्चों क्या बताया मैंने कि आयनिक कंपाउंड्स, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है 4th पॉइंट में, सॉल्ट्स आर आयनिक कंपाउंड।
तो जो सॉल्ट्स आर आयनिक कंपाउंड बता रहा है, तो सॉल्ट्स जितने बनते हैं वो आपके किस कंपाउंड से होते हैं, बने होते हैं आयनिक कंपाउंड से। अब आयनिक क्या कहलाता है आपका, यही कि जब एक पॉजिटिव एलिमेंट्स और एक निगेटिव एलिमेंट्स, ठीक है, ये दोनों जब ब्रेक होते हैं तो ये आयंस के फॉर्म में ब्रेक होते हैं। तो आयंस का मतलब इन पे चार्ज आ जाता है। आयंस का मतलब क्या है, इन पे चार्ज आ जाता है, एच पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस का। तो आप Cl नेगेटिव आयंस, अब आप इससे क्या समझ पा रहे हो कि ये चार्ज कहाँ हमें देखने को मिलते हैं, तो जब हम इनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराते हैं तो ये वाटर में आपके आयंस सेपरेट हो जाते हैं, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस। तो यही आपके आयनिक कंपाउंड बन जाते हैं। तो अब हम देख रहे हैं क्या कि ये वाला पॉजिटिव आयंस इस वाले नेगेटिव आयंस के साथ चला जाएगा, तो ये बना लेगा NaCl, और ये H पॉजिटिव आयंस और OH नेगेटिव आयंस ये मिलके बना देंगे वाटर को। तो इस तरीके से आप क्या देख पा रहे हो, तो हमें क्या मिल गया, ये NaCl सोडियम क्लोराइड। और एक्चुअली इसी को मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, यही रिएक्शन आपकी न्यूट्रलाइज रिएक्शन कहलाती है, न्यूट्रलाइज रिएक्शन कहलाती है। और NaCl जो है आपका, ये आपका क्या बन गया, आपका सॉल्ट। ये हमें क्या मिल गया, सॉल्ट। तो इससे जो आपका मैंने अभी बताया था ये वाला पॉइंट, थर्ड पॉइंट, तो इससे ये निकल के आता है कि सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस। तो देखो जो आपका एसिड है ये रिएक्ट कर रहा है किससे, बेस से। ये आपका एसिड है और ये रिएक्ट कर रहा है किससे, बेस से। तो हमें क्या दे रहा है, ये हमें ये सॉल्ट दे रहा है। जस्ट लाइक एसिड्स एंड बेसिस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट्स इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। हाँ जी, तो यही तो मैं बता रहा था आपको कि एसिड और बेस की तरह, एसिड और बेस, ठीक एसिड और बेस की तरह आपका जो सॉल्ट का सॉल्यूशन है वाटर में, वो क्या करता है, कंडक्ट कराता है इलेक्ट्रिसिटी को। तो इसका मतलब क्या हो गया, इन तीनों का जो फॉर्मेशन होता है ना, एसिड, बेस और सॉल्ट का, तो ये एक्चुअली क्या करा देता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा देता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें आयंस होते हैं इसलिए। अब हम बात करते हैं कि कुछ सॉल्ट्स और उनके फॉर्मूले के बारे में। आइए, एक तरफ मैंने सॉल्ट को लिख रखा है और दूसरी तरफ मैंने फॉर्मूले लिख रखे हैं उनके। तो बच्चों फॉर्मूले आपने 9th में पढ़ा होगा, केमिकल फॉर्मूले के बारे में, ठीक है। तो वहाँ से हमने क्या सीखा था, केमिकल फॉर्मूले को बनाना, कि कैसे केमिकल फॉर्मूले बनाते हैं। तो आइए जानते हैं उन फॉर्मूले के बारे में। जैसे सोडियम क्लोराइड, ये तो बच्चे को पता होगा कि इसका फॉर्मूला जो होता है सोडियम क्लोराइड का, Na सोडियम Cl क्लोराइड। अब यहाँ पे इन जो आयंस हैं Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है, तो ये आपका सॉल्ट का इस फॉर्मूला बन गया NaCl। फिर बात करते हैं कैल्शियम क्लोराइड की, कैल्शियम Ca और क्लोराइड Cl2, तो CaCl2 बन गया। अब यहाँ पे मैं बता दूं जरा कैल्शियम क्लोराइड का क्या होता है, कि ये आपका कैल्शियम है और ये आपका क्लोराइड। अब आपको पता है कि ये आपके +2 आयंस और ये माइनस, ठीक है। तो जब हम इसका इससे और इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो Ca×1 और Cl2, और क्लोरीन के 2 आयंस आ जाते हैं इसके साथ में, क्योंकि कैल्शियम के पॉजिटिव 2 + 2 आयंस होते हैं, इसके क्लोरीन के माइनस होते हैं, तो इन दोनों का आपस में से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है और हमें केमिकल फॉर्मूला मिल जाता है CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड का। तो अब हम बात करते हैं ठीक ऐसे ही आपका, जस्ट लाइक आपका मैग्नीशियम क्लोराइड का MgCl2 एंड जिंक क्लोराइड का ZnCl2, सोडियम सल्फेट का Na2SO4, Na और SO4। तो बच्चों ये आपका +1 होता है, ये -2 होता है, तो ये इसके साथ जाएगा तो क्या हो जाएगा, Na2SO4 हो जाएगा। तो बच्चों आप देख पा रहे हो ये बन गया आपका Na पॉजिटिव +1 आयंस होते हैं इस पर, SO4 का -2 आयंस होते हैं, नंबर ऑफ आयंस -2 और इसका +1 होता है।
तो इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे, तो Na2 और SO4 बना देता है इसका केमिकल फॉर्मूला। तो Na2SO4 किसका हो जाएगा? सोडियम सल्फेट का। तो आपको केमिकल फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए कि क्या किसका क्या होगा, जब भी आप केमिस्ट्री का कुछ सीख पाओगे, क्योंकि केमिस्ट्री में क्या है, केमिकल रिएक्शंस हैं, और रिएक्शन में जब तक, जैसे मैंने बोला आपको कि सोडियम क्लोराइड की अमोनियम क्लोराइड से या क्या नाम है हाइड्रोक्साइड से, कैल्शियम कार्बोनेट से, ठीक है। तो इस तरीके से जब हमें सॉल्ट बनाने हैं, एसिड ये रहा हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, तो जब तक आपको उसके केमिकल फॉर्मूले नहीं पता होंगे तब तक आप किस तरीके से सॉल्ट प्राप्त करोगे। तो आपको इसके लिए ये सब सीखना होगा। अब बात करते हैं कैल्शियम सल्फेट की CaSO4, फिर हम बात करते हैं अमोनियम सल्फेट, सॉरी एल्युमिनियम सल्फेट। एल्युमिनियम सल्फेट का हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? एल्युमिनियम और ये सल्फेट, तो एल्युमिनियम का बेटा +3 होता है, इसका -2 होता है, तो इसका इससे तो आपका क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया Al2SO4 का होल थ्राइस। तो वही लिखा हुआ है देखो, Al2SO4 का होल थ्राइस। जिंक सल्फेट ZnSO4 हो गया, कॉपर सल्फेट CuSO4, और आपका अमोनियम सल्फेट का NS4 होल ट्वाइस SO4। देखिए अमोनियम का भी आपका कितना होता है +1, सल्फेट का कितना होता है -2, तो इसका जब इससे करेंगे तो ये बन जाएगा आपका NH4 का होल ट्वाइस और SO4। तो वही देखो लिखा हुआ है। सोडियम नाइट्रेट NaNO3। फिर बात करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट की CaCO3, जिंक कार्बोनेट ZnCO3, और अब लास्ट में आता है सोडियम एसीटेट CS3CeCOO और Na। तो ये आपका एसीटेट है इतना, और ये आपका सोडियम है। तो आप देख रहे हो जब आप इसको इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाएंगे, जब ये आयंस में ब्रेक होगा तो एक्चुअली कुछ ऐसा हो जाएगा कि CH3COO और Na पॉजिटिव। तो इस तरीके से ये आयंस ब्रेक होके आपको कुछ इस तरीके से नज़र आएंगे, CH3CO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव आयंस में बदल जाएगा। तो ये आप देख रहे हो। तो सॉल्ट क्या है एक्चुअली, तभी तो इसमें बोला गया कि सॉल्ट्स और आयनिक कंपाउंड, सॉल्ट्स आपके क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, और जो ये बनते हैं ये आपके सॉल्यूशन जो सॉल्ट्स का वाटर में होता है वो क्या कराता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराता है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हो कि ये सभी मैंने आपको जो कराए हैं इम्पॉर्टेंट सॉल्ट्स बताए हैं और उनके फॉर्मूलों के बारे में बताया है। ये बच्चों अब मैं आपको कॉमन सॉल्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ कि जो हमारे डेली लाइफ में यूज़ में आते हैं, जैसे कि उनमें से एक है ये वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का जो फार्मूला होता है वो होता है Na2CO3.10H2O। Washing soda is sodium carbonate containing 10 molecules of water of crystallization। जब वॉशिंग सोडा को हमें प्राप्त करने के लिए सोडियम कार्बोनेट के 10 मॉलिक्यूल वाटर क्रिस्टलाइजेशन की चाहिए, तब जाके ये बनता है आपका वॉशिंग सोडा। यानी उससे पहले सबसे पहले हमें क्या ऑब्टेन करना है, सबसे पहले हमें ऑब्टेन करना है सोडियम कार्बोनेट को। जब ये मिल जाएगा तो उसमें हम फिर करा देंगे क्रिस्टलाइजेशन, यानी 10 मॉलिक्यूल्स जब वाटर के ऐड कर दोगे तो वो आपका कहलाएगा क्रिस्टलाइजेशन, और फिर हमें मिल जाएगा, ऑब्टेन हो जाएगा क्या, वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा इज़ एन इम्पॉर्टेंट केमिकल ऑब्टेन फ्रॉम सोडियम क्लोराइड। ये आपका सोडियम क्लोराइड से ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट केमिकल है, और जो आपके वॉशिंग सोडा एक्चुअली कपड़े धोने वगैरह के काम में आता है, ठीक है। और इसको हमें ऑब्टेन करने के लिए सोडियम क्लोराइड का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम उसी से ऑब्टेन करेंगे। तो कैसे हम वॉशिंग सोडा का प्रोडक्शन करते हैं, कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले अ कोल्ड एंड कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl कॉल्ड ब्राइन सॉल्यूशन, ठीक है। सबसे पहले हम कोल्ड
और कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन लेंगे किसका, सोडियम क्लोराइड का, और सोडियम क्लोराइड को ही हम ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं। और इसको रिएक्ट कराएंगे किस किस के साथ, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर हमें मिल जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी सोडियम बाई कार्बोनेट भी इसे कहते हैं और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। तो NaCl लिया, हम अमोनिया को लिया, वाटर लिया और कार्बन डाइऑक्साइड, इतनी सारी चीज़ें जब हमने आपस में रिएक्ट कराई तो हमें ऑब्टेन हुआ क्या, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड निकल गया। अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट। अब हमने देखो ये ऑब्टेन कर लिया है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को, बात करेंगे अब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज़ सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, ड्राइड एंड हीटेड। इसको हम अब क्या करेंगे, सेपरेट करने के लिए फिल्ट्रेशन का यूज़ करेंगे और इसे हीट करेंगे। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डिकम्पोजेस टू फॉर्म Na2CO3। जब हम इसे डिकम्पोज कर देंगे यानी हीट कर देंगे, अब डिकम्पोज रिएक्शन भी मैंने आपको पढ़ाई थी जब स्टार्टिंग में, पहला चैप्टर अगर आपने देखा होगा तो आपने वहाँ पे सीखा होगा कि डिकम्पोज रिएक्शन में क्या करते थे, हम हीट करा के ना एक कंपाउंड को कई सारे कंपाउंड में ब्रेक कर सकते हैं। तो यही कहलाता है आपका डिकम्पोज। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दो आपके एटम्स लिए गए हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के और इनको हीट करा दिया गया। हीट कराने के बाद ये आपको Na2CO3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2, यानी कि हमें ऑब्टेन करना था Na2CO3 को, यानी कि सोडियम कार्बोनेट को ऑब्टेन करना था और हमें यहाँ से सोडियम कार्बोनेट मिल जाता है। और उसके बाद हम थर्ड और लास्ट स्टेप क्या करते हैं कि Na2CO3 जिसको सोडा ऐश भी कहते हैं, इसको डिज़ोल्व कर देते हैं वाटर में और फिर इसको रिक्रिस्टलाइज कर देते हैं, ठीक है। यानी कि Na2CO3 प्लस 10 मॉलिक्यूल्स हमने जब वाटर के ले लिए तो Na2CO3.10H2O, और यही आपको क्या मिल गया, वॉशिंग सोडा। यहाँ से आपको वॉशिंग सोडा ऑब्टेन हो जाता है, वॉशिंग सोडा या वॉशिंग पाउडर, वॉशिंग पाउडर। तो इस तरीके से वॉशिंग सोडा या वॉशिंग पाउडर हमें प्राप्त होता है। तो ये हमने इतने प्रोसेस किए तब जाके हमें ये ऑब्टेन हुआ जाके। वॉशिंग सोडा के यूजेस की बात करें बच्चों, तो पहला यूज है इसका, सोडियम कार्बोनेट यानी वॉशिंग सोडा इज़ यूज्ड एज अ क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पजेज लाइक वॉशिंग क्लॉथ्स। आपने देखा होगा इसको घरों में यूज़ करते हैं कपड़े वपड़े धोने के लिए, ये एज अ क्लीनिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो डोमेस्टिक पर्पज में भी इसका यूज़ किया जाता है कपड़े धोने के लिए। सेकेंड हम बात करें, सोडियम कार्बोनेट इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। वाटर की परमानेंट हार्डनेस को यानी कि उसको दूर करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा वाटर सॉफ्ट होता है और हार्ड भी होता है। जैसे नमकीन जो पानी होता है ना, बहुत जगह पे मतलब पाया जाता है, तो उसकी हार्डनेस को दूर करने के लिए अगर आप इसको मिला दोगे सोडियम कार्बोनेट को, तो उसकी परमानेंट जो हार्डनेस है वाटर की वो दूर हो जाएगी। थर्ड आपका है कि सोडियम कार्बोनेट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, सोप एंड पेपर। इसका यूज़ आपका ग्लास बनाने में, साबुन बनाने में और पेपर बनाने में यूज़ किया जाता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है इसका, सोडियम कार्बोनेट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स, ठीक है। कई सारे ऐसे सोडियम कंपाउंड्स हैं जिनको बनाने में सोडियम कार्बोनेट को यूज किया जाता है, जैसे कि बोरेक्स। अब हम बात करते हैं बेकिंग सोडा के बारे में। अब ये आपका वॉशिंग सोडा के बारे में हमें जितनी जानकारी चाहिए थी मैंने आपको बता दी
कि कैसे वॉशिंग सोडा को बनाते हैं, कहाँ पे उसके यूजेस हैं, क्या क्या इसका यूज़, कहाँ कहाँ इसका यूज़ किया जाता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सॉल्ट के बारे में जो हमारी डेली लाइफ में यूज़ किया जाता है। तो बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट इसको दूसरा नाम है, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन। इसका केमिकल नेम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये इसका केमिकल नेम है बेकिंग सोडा का। द फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा इज NaSCO3, दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, और ये इसका फॉर्मूला है, केमिकल फार्मूला NaSCO3। बात करते हैं बच्चों थर्ड पॉइंट की इसकी, बेकिंग सोडा इज समटाइम्स एडिड फॉर फास्टर कुकिंग ऑफ फूड सच एज चना यानी ग्राम। जो ग्राम होता है यानी चना, उसको जल्दी से पकाने के लिए, ठीक है, बेकिंग सोडा को ऐड किया जाता है ताकि वो चना आपका जल्दी से बन जाए, जल्दी से पक जाए। ओके बच्चे, लेट्स टॉक अबाउट प्रोडक्शन ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा इज प्रोड्यूस्ड ऑन रिएक्टिंग अ कोल्ड एंड concentrated solution of sodium chloride called brine with अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेकिंग सोडा एक्चुअली जो प्रोड्यूस किया जाता है वो रिएक्ट क्या क्या चीज़ें आपस में रिएक्ट करके तब बनता है बेकिंग सोडा। तो वो आपका कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन आपका सोडियम क्लोराइड का होना चाहिए, यानी सोडियम क्लोराइड भी आपका कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए और कोल्ड होना चाहिए। फिर उसके साथ में हम अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर को ऐड करते हैं और रिएक्ट करवा के हमें ऑब्टेन हो जाता है बेकिंग सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, इसी को कहते हैं। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaSCO3 प्लस NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, ये अलग हो जाता है। अब हम बात करते हैं यूज़ ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, कि इसका यूज़ कहाँ होता है और किस तरीके से यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड एज एन एंटासिड इन मेडिसिन टू रिमूव एसिडिटी ऑफ द स्टमक। ये स्टमक में जब एसिडिटी हो जाती है तो इसे हम एज अ एंटासिड यूज़ करते हैं मेडिसिन में, एसिडिटी को रिमूव करने के लिए। जब बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो जाती है तो आप घर में भी होता है ये, ठीक है, तो आप इसको ले सकते हैं जिससे कि एसिडिटी रिमूव हो जाएगी। सेकंड थिंग है, अब एसिडिटी तो पता ही होगा बच्चों आपको कि जब एसिड ज़्यादा बनने लगता है पेट में, यानी HCl का कॉन्सेंट्रेशन जब ज़्यादा बढ़ जाता है तब वो एसिडिटी बन जाती है, यानी कि जब खाना आपका प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होता है। सेकंड थिंग, आपका सेकंड यूज़ क्या है? इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग बेकिंग पाउडर, केक्स, ब्रेड एसेट्रा। तो ये आपका यूज़ किया जाता है बेकिंग पाउडर बनाने में, जैसे कि केक वगैरह बनाने में, ब्रेड बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। किसका? सोडियम बाइकार्बोनेट का, यानी कि ये आपका बेकिंग सोडा का। थर्ड यूज़ है, इट इज़ यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर, और इसका यूज़ हम कहाँ? आग बुझाने के लिए भी करते हैं। अब आपका है फोर्थ पॉइंट, इट इज़ यूज्ड टू किल जर्म्स और बैक्टीरिया इज़ कॉल्ड डिसइंफेक्टेंट, और इसका यूज़ जर्म्स को, बैक्टीरिया को मारने के लिए भी किया जाता है, यानी कि डिसइंफेक्टेंट करने के लिए। जब घर में जैसे इन्फेक्शन वगैरह फैल जाता है ना, इसकी वजह से, जर्म्स और बैक्टीरिया की वजह से, तो उसको डिसइंफेक्टेंट कर देते हैं। तो उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है, किसका? बेकिंग सोडा का। तो ये सारी हमने चीज़ें पढ़ी, किस तरीके से बेकिंग सोडा को तैयार किया जाता है और किस तरीके से उसका यूज़ किया जाता है, इतना सब हमने समझ लिया है। तो बच्चों अब हम गो हैड फॉर ब्लीचिंग पाउडर। अब हम एक नई चीज़ जानते हैं जिसका नाम है ब्लीचिंग पाउडर, और इसका केमिकल फार्मूला होता है CaOCl2। तो ब्लीचिंग पाउडर में, ब्लीचिंग पाउडर इज़ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड,
एक्चुअली क्या है ये, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इस तरीके से पढ़ेंगे। केमिकल फार्मूला इसका भी मैंने बताया, केमिकल फार्मूला भी मैंने आपको बताया ही है क्या, CaOCl2। थर्ड पॉइंट, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड क्लोराइड ऑफ लाइम, और इसको हम क्लोराइड ऑफ लाइम भी कहते हैं। अब बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, कि ब्लीचिंग पाउडर को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय पासिंग क्लोरीन गैस ओवर ड्राई स्लैग्ड लाइम। जब इसको पास कराया जाता है क्लोरीन गैस के स्लैग लाइम के ऊपर, क्लोरीन गैस के थ्रू पास कराया जाता है, तो ये बनता है आपका ब्लीचिंग पाउडर। इसका CaOH होल ट्वाइस, ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसे ही कहते हैं क्या, स्लैग्ड लाइम। और जब क्लोरीन गैस इसके ऊपर से पास कराई जाती है तो ये बना के देता है आपको ब्लीचिंग पाउडर, और वाटर निकल जाता है। तो इस तरीके से हम इसे तैयार करते हैं। फिर बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसकी। इट रिएक्ट्स विद डाइल्यूट एसिड टू प्रोड्यूस क्लोरीन, ये रिएक्ट करता है डाइल्यूट एसिड के साथ। ये रहा आपका ब्लीचिंग पाउडर, डाइल्यूट एसिड आपका हमने ले लिया यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड, और ये आपको कैल्शियम सल्फेट देता है प्लस क्लोरीन गैस। तो मेनली ये प्रोड्यूस क्या कर रहा है, क्लोरीन गैस को। सेकंड आपका है इट इज़ अ वाइट पाउडर विच गिव्स अ स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन, और ये एक वाइट पाउडर है जो कि आपको क्या देता है, क्लोरीन की स्ट्रॉन्ग स्मेल देता है ये। अब बात कर लेते हैं इसकी यूजेस की। तो इसके यूज़ क्या है, इट इज़ यूज्ड फॉर ब्लीचिंग कॉटन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़। जो कॉटन का जब कपड़ा तैयार किया जाता है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में, तो उसको ब्लीचिंग किससे करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर से। फिर बात करते हैं इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर वॉशिंग क्लॉथ्स इन लॉन्ड्री, लॉन्ड्री वगैरह में कपड़े धुलवाने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरोफॉर्म, और इसका यूज़ किया जाता है क्लोरोफॉर्म को बनाने में। यानी कि ये क्लोरोफॉर्म क्या होता है, क्लोरोफॉर्म एक ऐसा एलिमेंट, एक ऐसा कंपाउंड है जो कि आपका अगर किसी को सुंघा दिया जाए तो वो बेहोश हो जाता है, तो उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है क्लोरोफॉर्म को बनाने के लिए, क्योंकि इसकी स्मेल जो होती है क्लोरीन की वो बहुत ही आपकी स्ट्रॉन्ग होती है। तो इसीलिए इसमें इसका यूज़ किया जाता है किसको, क्लोरोफॉर्म को बनाने में। और क्लोरोफॉर्म क्या करता है, एक ये बेहोश वाला एजेंट, यानी कि ये क्या कर देता है, बेहोश कर देता है अगर किसी को सुंघा दिया जाए। ये इस तरह का एजेंट है एक तरह से। तो इट इज़ यूज फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, और ये जो पानी जो सप्लाई दिया जाता है मतलब घरों में, तो उसमें भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करके उसको डिसइंफेक्ट किया जाता है, ताकि उसमें जो बैक्टीरिया वगैरह हैं वो किल हो जाएं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज़ कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या कहते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। सेकेंड पॉइंट है द फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज CaSO4.12H2O। प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। फर्स्ट पॉइंट, इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिप्सम, इसे तैयार किया जाता है जिप्सम से। सेकेंड पॉइंट, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग जिप्सम, CaSO4.2H2O, यानी कि इसको जिप्सम को हीट करके आपका कितने टेम्परेचर पे हीट किया जाता है इसको, तब जाके हमें POP मिलता है, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है 100 डिग्री सेल्सियस यानी 373 केल्विन। CaSO4.2H2O ये जिप्सम है, इसको हीट किया 100 डिग्री सेल्सियस 373 केल्विन। तो जिप्सम CaSO4.2H2O ये जिप्सम का केमिकल फार्मूला है। जब इसको हीट किया जाता है 100 डिग्री सेल्सियस 373 केल्विन पर, तो ये हमें देता है POP CaSO4.12H2O प्लस 1.5 H2O, ये आपका निकल गया। एक सेकेंड, यहाँ पे ये थोड़ी सी मिस्टेक है ये, और ये ½ H2O होगा। चलिए जी,
अब इसके बाद हम बात करते हैं यूजेस ऑफ पीओपी। फर्स्ट पॉइंट है इसका, इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग टॉयज़, डेकोरेटिव मटेरियल्स, ब्लैक बोर्ड चॉक। तो इसको देखो कितना इम्पॉर्टेंट है ये, कितना इसका बेहतरीन यूज़ किया गया है कि एक तो इसको टॉयज़ वगैरह जो होते हैं, खिलौने वगैरह बनते हैं, उसमें भी यूज़ किया जाता है, और कई सारे डेकोरेटिव मटेरियल्स हैं उनमें यूज़ किया जाता है, और ब्लैक बोर्ड की चॉक वगैरह होती है उसको बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। और इसका यूज़ किया जाता है हॉस्पिटल्स में टू सेटिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स, जो हड्डियाँ वगैरह ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है, तो उनको सेट करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ किया जाता है इन राइट पोजीशन, सही पोजीशन में लाने के लिए, टू एंश्योर करेक्ट हीलिंग, ताकि वो सही से जुड़ जाए। थर्ड पॉइंट, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग सर्फेसिस लाइक द वॉल्स ऑफ हाउस स्मूथ बिफोर द पेंटिंग देम। पहले हम घर में पीओपी कराते हैं, पेंट कराने से पहले, फिर उसके बाद में तब पेंट को करते हैं, ताकि शाइनिंग वगैरह उसमें आ जाती है, अच्छे से सरफेस उसका एकदम स्मूथ हो जाता है, जिससे कि पेंट जो होता है वो और ज़्यादा शाइनिंग करता है। तो पेंट कराने से पहले हम पीओपी पहले कराते हैं घरों में। बच्चों एक पॉइंट रह गया था हमारा यूजेस ऑफ एसिड्स के बारे में, तो वो मिस हो गया था, मैं यहाँ पे करा दे रहा हूँ। तो पहला पॉइंट है, सल्फ्यूरिक एसिड इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स, पेंट्स, डाइज, प्लास्टिक्स, सिंथेटिक फाइबर्स, डिटर्जेंट्स, एक्सप्लोजिव एंड कार बैटरीज। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड आपका ये एसिड है, ये कहाँ कहाँ यूज़ किया जा रहा है, फर्टिलाइज़र को बनाने में, पेंट्स करने में, डाइज बनाने में, प्लास्टिक्स वगैरह में यूज़ किया जाता है, सिंथेटिक फाइबर वगैरह हो गया इनमें यूज़ किया जाता है, डिटर्जेंट्स वगैरह हो गया, यानी कि जो हम कपड़े धोने के साबुन वगैरह, उसका एक्सप्लोजिव जो हमारे विस्फोटक होते हैं उनमें यूज़ किया जाता है, और कार बैटरीज़ में सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ किया जाता है। सेकेंड पॉइंट है आपका नाइट्रिक एसिड, ये भी एक एसिड है, इसका यूज़ भी हम फर्टिलाइजर्स में यूज़ करते हैं, जैसे अमोनियम नाइट्रेट वगैरह बनाने के लिए। एक्सप्लोजिव में यूज़ करते हैं, जैसे कि TNT ट्राई नाइट्रोटोलिन, ये आपका एक्सप्लोजिव होता है, विस्फोटक होता है। डाइज और प्लास्टिक बनाने में भी इसका यूज़ करते हैं नाइट्रिक एसिड का। HCl जो है आपका, ये आपका टेक्सटाइल में यूज़ किया जाता है, फूड एंड लेदर इंडस्ट्री वगैरह में यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से हम HCl का यूज़ करते हैं। तो ये कुछ एसिड्स थे जिनके हमने यूजेस बता दिए आपको। तो अब यहाँ पे हमारा ये चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है, फिनिश होता है। ठीक है, तो बच्चों आप पढ़ते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए चैनल्स को, और अपने जो भी फ्रेंड्स वगैरह उनको शेयर करते रहिए। थैंक यू।